नमस्कार सभी साथियों का पुनः इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे समीक्षा अधिकारी सीरीज में जो संपूर्ण जीएस रिवीजन वाले में जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज की बात हो रही थी। अब हम लोग यहाँ पर जो स्लाइड युक्त स्टडी कर रहे हैं पीपीटी में, तो हम लोग इसको फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज से संबंधित जितनी भी स्लाइड बन रही हैं, जो भी है हमारे पास, वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम हाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो सेगमेंट को, ये जो घटना चक्र की जो वीडियो सेगमेंट मैंने बनाया है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उसके प्रतिशतता के बारे में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व उनका प्रतिशत के अगर बारे में हम लोग बातें करें तो देखेंगे कि पहले स्तर पर है हमारा ऑक्सीजन, जो कि 46.60% है। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन। कहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ये भूपटल पर प्रसिद्धता के रूप में बात हो रही है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा भूपटल पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन की बात होगी। फिर सिलिकॉन आएगा सेकंड नंबर पर, एल्यूमिनियम आएगा तीसरे नंबर पर, लोहा आएगा चौथे नंबर पर, कैल्शियम आएगा पाँचवें, सोडियम आएगा छठवें नंबर पर, मैग्नीशियम आएगा सातवें, पोटेशियम आएगा आठवें, टाइटेनियम आएगा नौवें और हाइड्रोजन आएगा 10वें नंबर पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आके हम लोग बातें करते हैं मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी है। तो मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा के बारे में बात है। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में, ये पूछा जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 65%, फिर कार्बन है द्वितीय नंबर पर 18%, हाइड्रोजन है तीसरे नंबर पर 9%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है 1% और फास्फोरस है 1%। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, ये अभी हम लोग बातें क्लियर कर रहे थे। तत्वों की औसत मात्रा क्या होगी, पोटेशियम 0.4%, वहाँ की बात हो रही थी जो। अब यहाँ सल्फर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जितनी भी हुई कार्बन, फास्फोरस के बाद हो रहा है हमारा पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, अन्य की बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है वो पूछा जाएगा आपसे। कुछ अन्य अपारमाणविक कण, सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसकी खोज किसने किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन द्वारा की गई है। मेसन की खोज युकावा द्वारा की गई। न्यूट्रिनो की खोज पाउलो द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है ये, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी खोज किसने की, पाउली द्वारा। एंटी प्रोटॉन की खोज की है सेंगरे एवं चैम्बरलेन द्वारा। एंटी न्यूट्रॉन की खोज की है किसने, काक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिट्रॉन बहुत ज़्यादा पूछा था, मेसन युकावा का भी, न्यूट्रिनो पाउली द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे, कुछ अन्य अपरमाणविक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने या रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसके लिए फार्मूला बना रहता है जो बच्चों को हमेशा पढ़ाया जाता है क्लासेस में, 9th 10th 11th 12th में। ईटा पर ना चे, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, यहाँ पर डबल आ जाता है। ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो आई थिंक इसको सबको याद होगा, दोबारा से रिकॉल करवा दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं आपके पास, आवर्त सारणी में आवर्तों में वर्गों की तुलनात्मक विशेषता के बारे में बात करते हैं। कुछ जैसे यहाँ पर दिया हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये आपसे आवर्त सारणी जो बनाई जाती है, हमारी आवर्त सारणी जो है उसके अंदर जो तत्वों की हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें जो रखी गई हैं आवर्त सारणी में, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप से आवर्त के रूप में जो ऊपर नीचे दाएं बाएं चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में एक मोटा मोटा हिसाब हम लोगों को जान लेना है। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करेंगे तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर 1 से बढ़कर 8 तक हो जाता है। ये वर्ग में एक वर्ग से सभी तत्वों के समान होते हैं। वर्ग एक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब एक वर्ग के सभी तत्व एक समान होंगे। वहीं संयोजकता की अगर बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 रह जाती है और एक वर्ग के सभी तत्वों के समान होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संयोजकता का वर्ग पर क्या प्रभाव, वर्ग में जाने पर संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सभी तत्व के वर्ग एक समान होंगे। यहाँ पर सभी वर्ग के तत्व एक समान होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर यहाँ आवर्त काल में बढ़ता है, दाएं जाने पर बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है परमाणु त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये वाला ज़्यादा पूछा जाएगा। धात्विक गुण की बातें करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बढ़ने वाली घटना हो रही है और यहाँ पर घटने वाली घटना हो रही है। परमाणु त्रिज्या धात्विक गुण जो है आवर्त में घटती है, वहीं वर्ग में ये बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। ध्यान क्या देना, ऊपर से नीचे आने पर। गुण और विशेषताएं कुछ हैं, जैसे आयनन विभव के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है,
ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है वर्ग में। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ रही है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है और ऊपर से नीचे आने पर ये घट रही है। ऑक्सीकरण गुण के बारे में बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अपचायक गुण की बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर घट जाती हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या बन रहा है, अपचायक गुण के बाद ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण आपने याद किया, ऑक्सीडेशन याद करनी है तो रिडक्शन में आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। कक्षीय संकरण की बात करेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इसके प्रमुख कारक। एसपी संकरण या रेखीय आकृत होता है, इसका पूछा जा सकता है आपसे एसएससी एग्जाम में, और एसएससी एग्जाम के साथ साथ आपका सीपीओएसआई में भी, और इसके साथ आरआरबी और रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनते हैं। एसपी संकरण का आकृति कैसा होगा, रेखीय आकृति। एसपी2 संकरण का त्रिकोणीय आकृति होगा। एसपी3 का चतुष्कोणीय पिरामिडीय आकृति होगा। वहीं एसपी3डी का त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होगा। एसपी3D2 का या अष्टफल की आकृति बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वहीं रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बन जाता है। चलो इसके एक पहले भौतिक के बारे में पढ़ते हैं, फिर रासायनिक, क्योंकि गड़बड़ ना हो, दो तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब भौतिक परिवर्तन दूसरी कंडीशन क्या होगी, यह अस्थायी परिवर्तन है, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से भाप, भाप से पानी, पानी से फिर बर्फ बनाया जा सकता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। यह आसानी से उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल है। इसमें प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। इसमें ऊर्जा या तो लेगी या देगा, और बहुत अल्प मात्रा में। भौतिक परिवर्तन पदार्थ नहीं परिवर्तित है, पदार्थ का गुणधर्म वही रह जाता है, वो परिवर्तन नहीं आता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है, या अस्थायी परिवर्तन होता है, जैसे दूध का दही बनना। क्या दही से आप दूध दोबारा बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। यह प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। इसमें रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं, एक बार पदार्थ बन गया तो उस पदार्थ को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होगी। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यहाँ पर जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जैसे अक्सर आयरन है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Fe2 या Fe3 या Fe3O ये सारी चीज़ें बना सकता है, तो इसका द्रव्यमान में परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रमुख लवण और उसके रासायनिक नाम की और उपयोग के बारे में बातें करते हैं। साधारण नमक को हम लोग बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, या खाने अचार सब में उपयोग में आता है। वहीं धावन सोडा की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट की, Na2CO3, ये कपड़ा धोने के काम, कांच प्लास्टिक अपमार्जक चूर्ण बनाने में काम आता है। वहीं खाने के सोडा यानी जो हम लोग खाना बनाने में उपयोग में लाते हैं उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या NaSCO3 होती है। या बेकिंग पाउडर होता है, यह अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में इसका उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम लोग देखते हैं प्रमुख लवण और उसके रासायनिक नाम और उसका उपयोग। तो चौथा हमारा है फिटकरी। तो फिटकरी जो है इसका वो बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। कभी कभी SSC जैसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को उसका याद रखना है। उपयोग क्या है, जैसे रक्त को रोकना, पानी का शुद्धिकरण करना और रंगाई में इसका काम आता है। वहीं पर शोरा की बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, ये बारूद बनाने और उर्वरक के रूप में काम आता है। अब यहाँ बात करते हैं नीला थोथा की। ये नीला शब्द लिखा है, यहाँ नीला थोथा होता है, थोथा शब्द है। थोथा होगा नहीं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। इसका काम क्या है, कवकनाशी होता है। विद्युत लेपन और रंगाई छपाई में इसका उपयोग आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर अब देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल की बातें करेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में कौन कौन से कैसे कैसे आ सकते हैं उसको देखते हैं। चींटी का डंक और बिच्छू के डंक में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाएगा, मेथनॉइक या फॉर्मिक अम्ल कहलाता है। वहीं पर सेब में मैलिक अम्ल, जो इसकी महक होती है मैलिक अम्ल की, सेब की अपनी एक विशेष महक होती है, मैलिक अम्ल के कारण होता है। सिरका तो हमें पता ही है कि एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। और दही की बात हो रही है, दही मतलब जो खट्टा हो जाता है तो लैक्टोज नामक शुगर परिवर्तित हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। अंगूर और इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल कहलाता है। वहीं पर नारंगी, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, वहीं आंवला और साइट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। इसलिए पालक की वजह से, पालक के बारे में विशेष बात है, पालक बैगन ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अत्यधिक सेवन से हमें
पथरी होने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्जेलिक अम्ल की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कुछ अयस्क उनके बारे में बातें करते हैं। धातु हैं और उनके कुछ अयस्क हैं। बिस्मथ का अयस्क होगा बिस्मिथिनाइट, वहीं कॉपर का होता है एजुराइट, कॉपर पायराइट, कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट और क्यूपराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एजुराइट, कॉपर पायराइट, कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट। तो यहाँ पर का शब्द याद रखिएगा आप, एजुराइट शब्द को आप थोड़ा पकड़िएगा तांबा के लिए। वहाँ पे आपकी बात हो रही है कैल्शियम, तो कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं होता है। जिप्सम, जिप्सम में पाया जाता है फ्लोरस्पार में पाया जाएगा कैल्शियम, वही फास्फोराइट में भी पाया जाता है कैल्शियम। यानी कि ये अयस्क हैं इनके, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ पर बातें हो रही हैं कुछ अयस्क की, और वो अयस्क कौन कौन से हैं। जैसे कैडमियम किस में पाया जाता है, ग्रेनोकाइट अयस्क उसका बनता है। एंटीमनी का अयस्क होगा स्टिबनाइट, वहीं कोबाल्ट का अयस्क है स्मेल्टाइट, क्रोमियम का है क्रोमाइट। एल्युमिनियम को बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट पूछा जाता है, किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट इसी का है, कोरंडम और डायस्पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों आप लोगों को याद रखना है, एल्युमिनियम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहीं पर हम लोग देख रहे हैं उसके अयस्क के बारे में। तो सोडियम का होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरेक्स, ये सब के सब सोडियम के अयस्क हैं। वहीं पर टिन की बात हो रही है, तो कैसीटेराइट जो होता है वो टिन का अयस्क है। सोना का होता है सिल्वेनाइट और काल्वेराइट। धातु की बात करते हैं, कुछ अयस्क उनके फिर से, जो चांदी है उसका है नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑक्लारिजराइट। फिर जस्ते के बारे में बात करेंगे, जस्ते के अयस्क के बारे में, तो स्फेगलेराइट है, जिंक ब्लेंड है, फ्रैंकलिनाइट है, कैलामाइन है और जिंकाइट है। जस्ता के बारे में निकल का होगा मिलेराइट, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं पोटेशियम का अयस्क के बारे में। तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है। बेरियम का बेराइट है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, डोलामाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डोलामाइट किसका है, इसका ये पूछा जाता है, मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट है, इसके बाद एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट को आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है मरकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये हो गया मरकरी। और मैग्नीज का होगा पायरोलोसाइट। कुछ और तत्व हैं जिनके अयस्क के बारे में देखते हैं। लोहा का है मैग्नेटाइट पूछा जाता है, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट, आयरन पायराइट, इतने सारे इसके अयस्क हैं, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अक्सर पूछा जाता है। यूरेनियम का है प्लीज ब्लेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। कार्नेटाइट भी है। लेड का है गैलेना, ये भी पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, कुछ अयस्क और उनके मिश्र धातुओं के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका आता है, और एक क्वेश्चन जो आएगा 95% संभावना है कि लोग गलत कर देते हैं अगर वो साइंस के साथ छात्र नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पीतल, पीतल में तांबा जो है और जिंक दोनों मिलाया जाता है। तांबा जो है लगभग 70%, जिंक होता है 30%, इसके वजह से पीतल कहलाएगा। गन मेटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर तांबा, जिंक और टिन तीनों मिलाएंगे तो हो जाएगा गन मेटल। तो यहाँ परसेंटेज बहुत कम पूछा जाता है, रेयरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा क्या जाएगा, इसमें कौन कौन से अयस्क, कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर आयरन होगा, फिर क्रोमियम होगा, मैंगनीज होगा और कार्बन होगा, इसकी वजह से यह स्टेनलेस स्टील बनता है। मुंज धात इंपॉर्टेंट, तांबा और जस्ता मिला के मुंज धात बनाया जाता है। देखिए तांबा और जिंक मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा, तांबा और जस्ता मिला देंगे तो मुंज धात बन जाता है। डश धातु अगर बनाना हो तो तांबा और जस्ता, बस इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ परसेंटेज जो है उसको बदल दिया जाता है। 20% जस्ता है, यहाँ पर 40% है, यहाँ पर 60% मुंज में है तांबा और डच में 80%। यहाँ जर्मन सिल्वर, ये देखिए मुंज और डच बहुत नहीं पूछा, लेकिन जर्मन सिल्वर 100% पूछा जाता है। तो तांबा इसमें 51%, निकेल 19% और जिंक 30% की बात हो रही है। जिंक जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा निकेल जिंक मिलकर बनाते हैं 51, 19 और 30 की इसमें परसेंटेज होती है। कांसा बनता है तांबा और टिन के मिलाने से, ये कांसा का निर्माण होता है। 88%, 12% का मिश्रण होगा। मैग्नीलियम, इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलाया जाता है। ड्यूरेलिनियम में एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिलाया जाता है। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम का उपयोग होता है कहाँ पर, नाइक्रोम का उपयोग होता है हीटर की तार वार बनाने में, जो प्रकाशीय हो जाता है, विद्युत प्रकाश डालने पर बहुत ज़्यादा प्रकाश करने होता है नाइक्रोम। ये निकिल, लोहा और क्रोमियम मैग्नीज के मिलने से बनता है। टांका जो बनाया जाता है, टांका जो हमारे लोहार जो होते हैं जोड़ते हैं, धातुओं को जोड़ने का काम करते हैं, वो टांका है। ये सीसा और टिन के मिलाने से बनता है। टाइप मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा, एंटीमनी और टिन के मिलाने से टाइप मेटल बनता है।
वहीं पर बात हो रही है धातुओं और उनके यौगिक के उपयोगों के बारे में। अब देखिए कुछ धातु हैं जिनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसका उपयोग हम लोग देखते हैं। पारा, इसका उपयोग थर्मामीटर, अमलगम बनाने, सिंदूर बनाने में होता है। मर्क्यूरी, इसका कहाँ होता है? कैरामल बनाने में, कीटनाशक के रूप में। मर्क्यूरिक क्लोराइड का HgCl2 की बात हो रही है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में। वहीं पर मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्र बनाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग होता है दंतमंजन, दवा, जिप्सम साल्ट बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है चीनी उद्योग में सीरे से चीनी तैयार करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वहीं पर मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग होता है रुई की सजावट में। कैल्शियम का उपयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने, गारे के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग है टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। जिप्सम का उपयोग होता है अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। और सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होगा जिप्सम। इसका सूत्र याद के लिए CaSO4 × 2H2O, हाफ H2O पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कंडीशन क्या है? CaSO4 × होल ट्वाइस × हाफ H2O, ये देख रहे हैं कंडीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में और चिकित्सा में पट्टी बांधने में जो प्लास्टर बनता है उसमें उपयोग में आता है। कुछ और यौगिक हैं उसको देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में, CaOCl2 इसका सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। कापर बिजली की तार बनाने, पीतल बनाने में इसका उपयोग होता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। CaSO4 × 5H2O की बात हो रही है, ये कापर के शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के बारे में हो रहा है बात, CuO की, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, ब्लू तथा ग्रीन कांच निर्माण में। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की कंडीशन क्या होती है? लाल कांच बनाने और कीटनाशक के रूप में। ये रेडनेस देता है और ये ब्लूनेस देता है कलर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोरीन की मस्टर्ड गैस, टिंचर पाउडर बनाने में। ब्रोमीन का उपयोग टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन का उपयोग रंग उद्योग, कीटाणुनाशक, टिंचर आयोडीन बनाने में। सल्फर का है औषधि, कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद निर्माण में। फास्फोरस का है श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में। लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में तथा फास्फोरस ब्रांच बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आते हैं धातु और उनके यौगिक उपयोग में, जहां हाइड्रोजन की बातें हो रही है। अमोनिया उत्पादन, कार्बन यौगिक के निर्माण में उपयोग में आता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में। भारी जल D2O का उपयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण तथा न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्लराज के रूप में बनाने में और क्लोरीन रंग क्लोराइड लवण के निर्माण में होता है। पेट में भी हमारे HCl पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है सीसा संचायक बल बनाने, बैटरी बनाने में, उर्वरक उत्पादन में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण, रंग उत्पादन और प्रयोगशाला में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं अमोनिया का, रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में। वही N2O की कंडीशन क्या है? यह शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम लाता है। प्रोड्यूसर गैस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, CO+N2। ये भट्टी को गर्म करने, सस्ते ईंधन और धातु निष्कर्ष में आता है। वाटर गैस CO+H2 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या कंडीशन हो रहा है? निष्क्रिय वातावरण तैयार करने, बिल्डिंग के कार्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिटकरी का उपयोग K2SO4 × Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O, इसका सूत्र है। ये औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग और जल को शुद्धिकरण करने और कपड़ों की रंगाई के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम लोग आते हैं, अब जिंक की बात करते हैं। जिंक बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में काम आता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने, पोर्सलिन की चमक लाने में किया जाता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में और फेरस ऑक्साइड, फेरस लवणों के निर्माण, हरा कांच के बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात बनाने में, पॉलिश करने में जेवरातों के। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग है फोटोग्राफी में और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है बारूद में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग होता है उर्वरक में। मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। नेक्स्ट आते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम, रासायनिक सूत्रों का उपयोग क्या है? धामन सोडा, धोनिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 की बात हो रही है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा कहलाता है, NaHCO3 बोलते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl होल Cl बोलते हैं। CaOCl2 भी बोल सकते हो, डबल Cl है तो Cl2 हो गया, ठीक है। फिटकरी को एलम बोलते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 × Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O बोला जाता है। सुर्ख, बर्फ, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, जो कि CO2 है, ठोस रूप में होता है।
अब यहाँ पर बात करते हैं मार्श गैस, जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ये मीथेन कहलाता है। CH4 इसका सूत्र होगा। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन पायराइट, आयरन सल्फाइड जिसे बोलते हैं, ये FeS है। रेड लेड की बात हो रही है, ट्राई प्लम्बिक टेट्रोक्साइड Pb3O4। चूने का पानी, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम बोलते हैं CaO। जिप्सम की बात हो रही थी, जिप्सम आपको पता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। चूने का पत्थर लाइमस्टोन या चाक को क्या बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए रासायनिक पदार्थों की कुछ व्यावसायिक नाम है, उनको भी देख लेते हैं। आप इसी तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का है। 70+ वाली क्लास को कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। हरा कशीश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O कहलाता है। नीला थोथा कापर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O कहलाएगा। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O कहलाता है। वहीं नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। रासायनिक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो केसीन जो होता है प्रोटीन दूध और पनीर में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। कैफीन चाय, काफ़ी, कोको, चॉकलेट में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है चींटी, बिच्छू के डंक के विष के रूप में पाया जाता है। वहीं कांच के रंग के बारे में बात करें तो गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। किस रंग के किस यौगिक के कारण कांच का रंग इस प्रकार होगा, या हरा रंग नीला होगा, नारंगी होगा, पीला होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। गहरा लाल क्यूपरस ऑक्साइड, नारंगी सिलेनियम ऑक्साइड, पीला कैडमियम सल्फाइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड, हरा फेरस ऑक्साइड। चलिए हम लोग यहाँ तक की GS की 70 नंबर वाली क्लास को सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।